नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको लाया गया था भारत में एग्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो भारत में पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत एग्स उगाए जाते हैं, नॉन वेज या मीट की क्या पॉपुलेशन है हमारे भारत में, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है उसे कैसे एग्जीक्यूट किया गया, इसकी क्या आउटकम्स थी, सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस में मैंने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस को कवर किया है, जैसे कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन 2.0, रेनबो रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन की, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसका एम था कि भारत में एग प्रोडक्शन जो है उसमें इनर्मस इंक्रीज़ लेकर आना, भारत में एग प्रोडक्शन को बढ़ाना सिल्वर रिवॉल्यूशन का एम था। अब यह कैसे बढ़ाई जाएगी? कटिंग एज टेक्निक का यूज़ करके, और इसके साथ साथ पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी इफ़ेक्टिव ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सिल्वर रिवॉल्यूशन भारत में 1969 से 1978 के बीच में चला था, और इसने हमारे भारत में मेडिकल एडवांसमेंट्स और साइंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था। अब देखिए, ये 9 साल तक चला था, और इसने यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद भारत को तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाया एग का। तो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एग्स का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे सिल्वर रिवॉल्यूशन के तहत साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉक हैन हाइब्रिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉक हैन हाइब्रिड जो है उसको क्रिएट किया, ताकि पोल्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके। अब यहाँ पे बात आती है कि फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन किसे बोलें, तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1970 के दशक में इसकी शुरुआत करी थी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द सिल्वर रिवॉल्यूशन माना जाता है। हालांकि बाद में तेलंगाना बेस्ड पोल्ट्री रेंचर और प्लांट ग्रोथ एक्सपर्ट, इनका नाम है बंदा वासुदेव राव, ये हैं बंदा वासुदेव राव। इन्होंने भारत की जो चिकन फार्मिंग इंडस्ट्री है उसे प्रमोट किया और एकदम से रिवॉल्यूशनाइज किया। इसीलिए हमारे भारत में पोल्ट्री फार्मिंग के जो फादर हैं वो इन्हें माना जाता है बंदा वासुदेव राव। तो आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन श्रीमती इंदिरा गांधी, फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री फार्मिंग, तो ये हैं बंदा वासुदेव राव। इस नाम को ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। बात है इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने लोग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई, फादर ऑफ द सिल्वर रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी और फादर ऑफ द इंडियन पोल्ट्री फार्मिंग बंदा वासुदेव राव। 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनका जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ पोल्ट्री के लिए उसे रिकॉग्नाइज़ किया, और इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। बंदा वासुदेव राव नाम आपने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिल्वर रिवॉल्यूशन था इसके कुछ साइलेंट फीचर्स क्या थे। कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बायोसिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इलनेस हो जाती है कई बार, है ना, मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं, उसको स्टॉप किया जाए, और जो बिज़नेस है उसे बढ़ाया जाए। किसके माध्यम से? कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बायो सिक्योरिटी के जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करके। यहाँ पे कॉक और हैन के हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी एडवांस मेडिकल अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एग की प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है उसके स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए, और हमारे पोल्ट्री की जो मार्केट की डिमांड है मिडिल ईस्ट में या जापान में या बाकी देशों में, उसे बढ़ाने के बाद भी हुई। यहाँ पे डिमांड और सस्टेनेबल फूड जो है उसे इंक्रीज़ करने की बात हुई, और यहाँ पे मिड डे मील प्रोग्राम्स और हॉस्पिटल्स में भी एग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया गया। एग्स को अच्छे से पैकेज और लेबल करने का काम यहाँ पे शुरू हुआ, जहाँ पे उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट और एक्सपायरेशन की जो डेट है वो भी उन पैकेट्स में शो करने की बात हुई। अब देखिए, ये कमोडिटी जो है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, तो इसलिए इसके जो लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाईज और एक्सपोर्ट्स होंगे उन्हें काफ़ी केयरफुली अरेंज करने के बाद भी हुई, खासकर लार्ज प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लेना है। अब आपको पता है जरा सा भी प्रेशर लगा तो अंडा तो टूट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस सप्लाईज है उनको काफ़ी केयरफुली करने की आवश्यकता है। और इसी सिल्वर रिवॉल्यूशन में चिकन्स को एक्वायर करने के लिए अप्लाइड साइंस का यूज़ भी शुरू हुआ। चैलेंजेस की बात करें तो अब यहाँ पे बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी चिकन प्रोडक्शन को स्टार्ट किया, तो इसलिए दुनिया के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाल्ट हुआ। फिर यहाँ पे पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट का
वो भी काफ़ी होता है अनट्रीटेड चिकन वेस्ट की वजह से। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है और यहाँ पे काफ़ी हार्मफुल गैसेज और बैक्टीरियाज़ को भी ये रिलीज़ करता है इस प्रकार से जो अनट्रीटेड चिकन वेस्ट होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एग प्रोडक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई हमारे भारत में। रूरल एरियाज़ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जो हैं कुछ इंडिविजुअल्स को वो यहाँ पे दिए गए। इसके माध्यम से रूरल एरियाज़ में कई लोग अपने बैकयार्ड्स में एग प्रोडक्शन का काम शुरू किए, जिसकी वजह से कई इंडिविजुअल्स को रोज़गार भी मिला या फिर एक सोर्स ऑफ इनकम मिला। पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसने 1 लाख ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स दी हैं। अभी तक एग प्रोडक्शन काफ़ी एफिशिएंट थी, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो रही है, मगर इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है आने वाले फ्यूचर में। भारत की खासियत यह है कि हम हाईएस्ट क्वालिटी के एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से अफ्रीकन नेशंस में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ये सिल्वर रिवॉल्यूशन की ही देन है कि हमारा जो पोल्ट्री सेक्टर है वहाँ पे हमें काफ़ी सक्सेसफुल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है और रूरल एरियाज़ में खासकर महिलाओं को ये एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा है। भारत की बात करें तो हमारे कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। ये कुछ स्टेट्स हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं पोल्ट्री के। पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं पोल्ट्री के। अब भारत में पोल्ट्री की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए पोल्ट्री फार्मिंग जो है अलग अलग इंडियन स्टेट्स में उसे एक डेवलपमेंटल इंडाइसेस की तरह एलिवेट किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन या पोल्ट्री में इम्प्रूव बर्ड्स की कितनी रेशो है, फिर लेयर पेरेंट स्टॉक कितना है, टोटल नंबर ऑफ हैचरीज कितनी है और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस है। इसके बेसिस पे डेवलपमेंटल इंडाइसेस जो हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं। असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वो इंडाइसेस में काफ़ी कम है। तेलंगाना जो है वो हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट। डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजम्पशन के डायनामिक्स जो हैं वो भी नियरली डबल हो चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दशक में भारत की जो मीट कंजम्पशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। एवरेज इंडियन जो है वो 4.5 kg का मीट पर ईयर कंज्यूम करता है। हालांकि भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लो इनकम भी है लोगों की और यहाँ पे नॉन एनिमल प्रोटीन सोर्सेज को भी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग वेजिटेरियन रहते हैं। लेकिन भारत के लिए पोल्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चिकन जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड मीट है, क्योंकि बाकी ऐसे कुछ मीट हैं जिनके साथ रिलीजियस टैबूज जुड़े हैं, जैसे कि बीफ और पोर्क, इनके साथ कुछ ना कुछ रिलीजियस भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो चिकन है वो वाइडली एक्सेप्टेड मीट है। कई ऐसी अर्बन फैमिलीज़ हैं जो एग्स को रेगुलर सप्लीमेंट की तरह अपनी वेजिटेरियन डाइट में यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। पोल्ट्री मीट और एग्स की जो भारत में डोमेस्टिक डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, जो कि अच्छी बात है इस पूरे के पूरे बिजनेस के लिए। एनिमल फीड की अवेलेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगर हम मेज़ की बात करें तो ये भी बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। ये फीड अच्छे से जो चिकन है उनको खिलाई जा सकती है। भारत को 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है चिकन का और 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है एग्स का। अब क्योंकि ऐसे एडवाइस किया गया है कि 180 एग्स और 10 kg ऑफ चिकन एनुअली खाया जा सकता है, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ और प्रोडक्शन की इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। अब भारत की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है लेयर्स इंडस्ट्री या एग्स। ये काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, यहाँ पे ज़्यादा बर्ड फील्ड यूनिट्स हैं और इसको अभी और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। 70% ऑफ लेयर बर्ड हाउस जो हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब में पाए जाते हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो भी सुपीरियर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को अभी डेवलप कर रहा है। फिर आता है ब्रॉयलर्स। देखिए 1975 में ब्रॉयलर्स की डिस्कवरी से पहले भारत में चिकन्स में एक्सक्लूसिवली या तो मेल थे या फिर स्पेंट हैंस थी। स्पेंट हैंस माने वो हैंस जो अब अंडे नहीं दे सकती हैं। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 60 डे और कई कई जगह पे तो 40 डे कमोशन ब्रॉयलर बर्ड की शुरुआत हो गई है और इनका मीट भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब चिकन्स की जेनेटिक्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए ब्रॉयलर बिजनेस जो है यहाँ पे एक्सटेंसिव टेक्निकल डेवलपमेंट भी हो रही है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से ब्रॉयलर बर्ड्स की जो डेवलपमेंट है वो 60 दिन से घटकर 40 दिन हो गई है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है बैकयार्ड एंड फैमिली प्रोडक्शन, एग्स की भी और चिकन्स की भी। तो देखिए हमारे भारत में जितने भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं उनका 30% जो है वो बैकयार्ड्स में प्रोड्यूस होता है, यानी कि 30% जो है वो कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं आ रहा है, वो नॉर्मल घरों से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एग्स हैं ये कोई क्वालिटी एग्स नहीं माने जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बैकयार्ड पोल्ट्री को ताकि बेटर रिजल्ट्स मिल सकें।
तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस मैंने कवर कराए हैं, जैसे पिंक रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन 2.0, ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, रेनबो रिवोल्यूशन, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सारों को मैंने अच्छे से कवर कराया है। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बन जाता है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।